हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन इसे कहते हैं गति की समीकरण। गति की समीकरणें, ठीक है। ओके, गति की समीकरण। गति की समीकरण से क्या मतलब है? जब कोई बॉडी एक सीधी रेखा में चलती है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वस्तु सीधी रेखा में चले। वस्तु सीधी रेखा में गति करे। वस्तु सीधी रेखा में गति करे, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसे कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, याद रखना कि जब आप कोई वस्तु किसी वक्र पथ पर या कहूं सर्कुलर पथ पे चलेगी तब कुछ नियम अलग होते हैं। अभी वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सही से बात कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको यह याद रखना है कि वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान होना चाहिए। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण या कहूं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका मतलब यह है कि एक दिए गए समय अंतराल में जो चाल बदल रही है उसका मान समान होना चाहिए पूरी यात्रा के दौरान। ऐसा ना हो कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इस 15 मिनट में जो त्वरण है या एक्सेलरेशन है वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अगले 15 मिनट में मान लीजिए इसका मान 17 हो गया, तो ये असमान हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। 15 मिनट में हमेशा 15 मिनट पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन या त्वरण आना चाहिए। अगर गाड़ी ऐसे चल रही है, अगर वस्तु ऐसे चल रही है, तब कहा जाता है कि इस वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। याद रखना, ये दोनों कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अगर फर्स्ट की बात करता हूं बच्चों, फर्स्ट है आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या है? v है बच्चों आपका अंतिम वेग, या कहूं इसे सीधी भाषा में फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है बच्चों? प्रारंभिक वेग, या कहूं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ए क्या है बच्चों? आपका त्वरण या कहूं एक्सेलरेशन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा करो ताकि समझ में आए, एक्सेलरेशन। और टी क्या है बच्चों? आपका टाइम या टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, इसे समय भी कह सकते हैं, या तो समय अंतराल या समय अंतराल कहना वैसे सही होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हम जर्नल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें इतनी चीजें चलती हैं। समय अंतराल। तो पहली इक्वेशन बच्चों ये है। दूसरी है बच्चों s इक्वल्स टू s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
अब आप कहेंगे एस क्या है, तो एस है बच्चों आपका विस्थापन। विस्थापन या कहूं डिस्प्लेसमेंट। ऐसा आपका है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी समीकरण क्या है बच्चों, तीसरी समीकरण है बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आपको सारी नोटेशन पता है कि क्या क्या है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई। ये तीन इक्वेशन होती हैं, ये तीन समीकरण होती हैं। इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही आएगा बार बार यही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक कार है बच्चों, जो कि क्या करती है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, विराम अवस्था से चलती है, विराम अवस्था यानी कि रेस्ट से चलती है, रेस्ट से चलती है और त्वरित होती है, यानी कि एक्सीलरेटेड होती है, चलती है और, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से त्वरित होती है। त्वरित मतलब एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट्स होती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। हाँ, ठीक है, एक्सेलरेट होती है 6 सेकंड के लिए, ये भी याद कर लीजिए, 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, ठीक है। अंतिम वेग बताइए, यानी कि आपको बताना है कि v कितना होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों, इसी प्रकार का। अब देखो यहां पर ये समझ लीजिए कि जब वस्तु विराम अवस्था से चल रही है, विराम अवस्था से, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग मुझे उसका निकालना है। त्वरण मुझको दिया गया है कितना, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का, ठीक है, और समय अंतराल दिया गया है बच्चों 6 सेकंड का। अब आप ये देखिए कि v ये कौन सी इक्वेशन में आता है, पहली इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे, पहली समीकरण लिखेंगे, वो क्या कहती है बच्चों कि v बराबर u जमा at, u प्लस at। v मुझे निकालना है, u 0 है, a 2 है और टाइम्स 6 है, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। बस इस प्रकार के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से एक और प्रश्न मैं आपको कराता हूं अभी। मान लीजिए कोई ट्रेन है, मान लीजिए कोई ट्रेन है बच्चों, ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की गति मैंने मान ली कि ट्रेन चल रही है लगभग 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। स्पीड में दे दी है ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की गति कितनी है बच्चों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको स्पीड दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ब्रेक लगाए जाते हैं, क्या लगाए गए बच्चों, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाने पे क्या स्थिति होगी ट्रेन की, ट्रेन धीमे होगी, ट्रेन आपका क्या हो जाएगी, धीमे होगी। और जो कोई वस्तु किसी चाल से चलते हुए अचानक धीमे हो जाए तो उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से, मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहा जाता है, मंदन कहा जाता है जब किसी वस्तु पर ब्रेक लगते हैं। एक तो स्पीड का बढ़ना होता है तेजी से, जब आप बाइक पे बैठ के एक्सीलरेट करते हो तो वह एक्सीलरेशन है, लेकिन जब ब्रेक लगाते हो तो एक्सीलरेटर कम करते हो तो मंदन कहलाता है, ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, ठीक है। अब ये जो मंदन है, ठीक है, ये जो रिटार्डेशन है बच्चों, रिटार्डेशन, ये जो है बच्चों, ये दिया है इसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ट्रेन कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, ट्रेन
कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, कितनी दूर जाकर ट्रेन आपकी रुक जाएगी। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी कि ये बात तय है कि इन द एंड फाइनली ट्रेन रुक जाएगी, तो सीधी सी बात है बच्चों, अंतिम वेग 0 हो गया। इस लाइन की वजह से हुआ अंतिम वेग 0। और प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो याद रखना अधिकतर क्वेश्चन में या तो विराम अवस्था से चलना शुरू करेगी ट्रेन, या विराम अवस्था में फाइनली रुक जाएगी, यानी कि रेस्ट में आ जाएगी आखिर में। इस तरह का तो होगा ही होगा सारा काम। ठीक है, ठीक है, हां, रुक जाएगी। ठीक है, अब रिटार्डेशन, अब देखिए यह त्वरण का, ठीक, यह त्वरण का ऋणात्मक यानी कि निगेटिव फॉर्म होती है। तो जब भी रिटार्डेशन लेंगे आप निगेटिव लेंगे बच्चों, याद रखना। अब हमें निकालना है कितनी दूरी, यानी कि एस निकालनी है, कितनी दूरी पर जाके रुक जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन लगाए बच्चों? तीसरी, थर्ड इक्वेशन लगाइए, थर्ड। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। v का मान कितना है? 0। u का मान कितना है बच्चों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u को पहले मीटर में कर ले बच्चों। 90 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और प्रति घंटा का जब हम करेंगे, प्रति सेकंड करेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे। तो अब आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। ये 2 0 से, हाँ, ये 2 0 से 2 0 ये कट गई। अच्छा, उसके बाद 9 धाम 90, 9 चौक 36, ठीक है, 10 धाम 100, तो 100 बटे 4 आया, तो यानी कि आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज चल रही है भाई ट्रेन। अच्छा, अब ये मान उठा के यहां रखिए, 25 का वर्ग जमा 2। अब ए का मान ऋणात्मक है, बहुत ध्यान से रखिएगा, -5, ऐसा आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 625, ठीक है, ये आ जाएगा -10 गुणा s, और s बराबर आ जाएगा बच्चों 625 बटे 10। तो कितना आ जाएगा? 62.5 मीटर में आंसर आएगा। 62.5 मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62.5 मीटर दूरी। जब ब्रेक लगाएगी ना ट्रेन, तो इतने मंदन के साथ, तो मंदन इतना हुआ, तो 62.5 मीटर के बाद ट्रेन आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चों हम क्या? इसको कहते हैं हम आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड क्या कहलाता है? क्या मतलब इसके साथ क्या है? तो इसे कहते हैं बच्चों फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बच्चों याद रखना। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, ठीक है, इस प्रकार से गिरती वस्तु पर क्या होता है बच्चों? इस प्रकार से गिरती वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। अभी तक त्वरण लग रहा था, अब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण लगता है। आई थिंक आप हिंदी में, इंग्लिश में भी समझ लेंगे से कि जब बॉडी गिरती है फ्रीली
फ्रीली का मतलब आप छत पे जाइए और अपनी बॉल को छत से ऐसे छोड़ दीजिए। अब जो बॉल गिर रही है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है सिवाय गुरुत्वाकर्षण बल के, और उसी के चलते गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो अब गति की जो पहली समीकरण है वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, गिर रही है तो क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखना, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन यानी कि दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी समीकरण हो जाएगी आपकी s बराबर u गुणा टी यानी कि समय जमा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। जहां जहां a था वहां वहां g कर देंगे, तो यानी कि मतलब ये हुआ कहने का कि आप जहां जहां a है ना वहां वहां g कर दीजिए, बस रिप्लेस। उसके बाद तीसरी समीकरण क्या कहती है? तीसरी समीकरण कह रही है बच्चों थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है? हां। अब अगर वस्तु को ऊपर फेंका गया, वस्तु को ऊपर फेंकने पर, ऊपर फेंकने पर, ठीक है, देखिए जब वस्तु नीचे आएगी ना तो उसकी गति बढ़ेगी, गति यानी कि स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी, गति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाती है ना तो उसकी गति बढ़ती जाती है, क्योंकि उस पर एक समान त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है, और जी का मान बिल्कुल फिक्स होता है बच्चों, पृथ्वी पर फिक्स मान के चलते हैं 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर, या फिर कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। वस्तु को अगर ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है? जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड घटती जाती है, तो गति घटती जाएगी, गति घटती जाएगी। आप फेंक के देखिए कोई बॉल ऊपर, क्या होता है? बॉल आपके हाथ से तो बहुत तेज छूटेगी लेकिन उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो रुक जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो पहले ऐसे गई बॉल ऊपर, फिर रुकी, फिर नीचे आई। तो यानी कि यहां पर मंदन होगा, मंदन होगा। और मंदन यानी कि रिटार्डेशन के केस में क्या होगा कि जी की जगह माइनस जी रखेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? v बराबर u माइनस जी टी। दूसरी क्या हो जाएगी? s बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी क्या हो जाएगी बच्चों? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, माइनस 2gs। समझ में आ गई कहानी? सारी कहानी समझ में आ गई बच्चों? इसे कहते हैं बच्चों ऊपर फेंकने पर नीचे फेंकने पे गति क्या होगी। ठीक है? हां, ठीक है। अब कुछ बातें याद रखना। जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तब क्या होता है कि आपको अपने हाथ में उसे पकड़ना होगा, फिर आप उसे छोड़ेंगे। तब क्या होता है कि तब u बराबर 0 होता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई मैंने आपको, u बराबर 0 होता है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, जब वस्तु ऊपर जाती है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, मैं तो साधारण भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपके और मेरे समझ में आ जाए। तब क्या होता है? तब अंतिम वेग 0 होता है, क्योंकि वस्तु ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है? तो अंतिम वेग आपका 0 यानी कि 0 होगा। ठीक है? ठीक? अच्छा, कोई वस्तु, अच्छा, ऊपर जाने में लगा
लगा समय बराबर होगा प्यारे बच्चों किसके? नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगे समय के। ऊपर आपने फेंका, मान लीजिए 6 सेकंड लगे, नीचे आएगा तो भी 6 सेकंड लगेंगे, टोटल 12 सेकंड लगेंगे ऊपर नीचे आने जाने में। ठीक, हाँ तो बच्चों ये था आपका गति के समीकरणों का एक छोटा सा टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको हम अपने कोर्स में कर ही रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, जिसमें डाउनलोड करने के बाद आप आईटीआई के बहुत सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं और डिप्लोमा के जो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं उन सबको देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।